Today we'll start the new chapter called errors. Errors मतलब गलती, एरर का मतलब गलती होती है, या फिर हम एरर को जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वो एक गलती होती है ऑफ अ वेरी शॉर्ट लेवल। गलती कैसी? एक बहुत छोटी या फिर तुच्छ गलती हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये किस वजह से हो सकती है? हमने कैलकुलेशन नोट करने में गलती कर दी हो, मैंने स्केल रखा और 5 की जगह 4 नाप लिया, मेरी आंखों में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या पता मुझे चश्मा लगने वाला हो और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल क्लियर देखता हूं चीजों को, और 4.5 की जगह 4.3 नाप लिया। क्या मेरी रीडिंग में एरर आ गई? बिल्कुल। तो वही जो एरर है, एरर इज व्हाट? एरर इज नोन टू बी द ट्रू रीडिंग, जो मेरे पास में ट्रू रीडिंग होनी चाहिए, व्हाट आई शुड मेजर या फिर व्हाट आई मस्ट मेजर, जो मुझे मेजर करना चाहिए। अगर मैं उस रीडिंग की जगह कोई और मेजर कर लेता हूं वैल्यू को, अगर मैं उस रीडिंग की जगह किसी और वैल्यू को मेजर कर लूं, तो वो क्या हो जाएगी? मेरे पास में एक नई मेजर्ड वैल्यू विच इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द ट्रू वैल्यू। तो उसी डिफरेंस को, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अब डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज नोन टू बी एज एरर्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा? दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि मुझे कैलकुलेट करना था मान लो 5, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, और मैंने क्या मेजर किया? आई मेजर्ड 3, तो क्या मैंने 2 सेंटीमीटर की एरर ला दी? वही वाला फर्क। मैंने स्केल रखा और मैंने स्केल को रख के मुझे देखना चाहिए था 4, मतलब जो एक्चुअली में मुझे दिखना चाहिए था, आई मस्ट हैव सीन 4 सेंटीमीटर्स, बट ड्यू टू the difference, but due to the problem with my eyes, what I read is only 3.5. So that's a problem on my part. तो वो मैंने क्या किया? एक एरर इंड्यूस कर दी जो मैंने रीडिंग की। अब उस रीडिंग को मैं जहां भी यूज करूंगा, उस रीडिंग को मैं अब अपने जीवन में जहां भी काम में लूंगा, क्या उस जगह पर एरर आएगी? बिल्कुल। और उसी एरर को हमारा काम होता है मिनिमाइज करना, कि वो एरर जो है वो क्या है? दैट एरर शुड बी मिनिमम, वो एरर कम से कम आनी चाहिए, और या फिर सबसे अच्छी बात, वो वाली एरर जो है वो क्या हो जानी चाहिए? दैट एरर शुड बिकम 0। और जैसे ही एरर कोई 0 की तरफ चली जाएगी, क्या वैसे मैं एक्यूरेसी की तरफ चला जाऊंगा, और वो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, दैट रिजल्ट वुड बी 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो मुझे हमेशा नीड होती है एक ऐसे रिजल्ट की विच इज 100% एक्यूरेट इन नेचर, और उसी एक्यूरेसी की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना होता है? आई नीड टू मिनिमाइज द एरर। सबसे पहले तो अगर मैं कोई रीडिंग ले रहा हूं उसमें एरर आनी ही नहीं चाहिए। अगर एरर आती है देन आई शुड नो हाउ टू मिनिमाइज दैट एरर। अब कई बार मेरी गलती से एरर नहीं आएगी, कई बार क्या होगा, जो मुझे स्केल, अगर मैंने कोई बेकार क्वालिटी का खरीद लिया होगा, तो उस स्केल के अंदर कैलिब्रेशन ही सही नहीं होंगे। 1 सेंटीमीटर की जगह जो रियलिटी में 2 सेंटीमीटर, क्या पता वो मार्क हो रहा हो। तो अब ये तो मेरे इंस्ट्रूमेंट की गलती हो गई। तो इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं जिन्हें भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मेरी गलती थोड़ी थी कि यार मैं स्केल ऐसा ले आया, तो सबके पास में अलग अलग तरह के स्केल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, छोटी मोटी सी एरर्स आना बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब इस तरह की एरर्स हमेशा हमें मिलती ही है, जो एरर होती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इट के अंदर आई का साइज और टी का साइज जो हो हमेशा वो इक्वल ही बने, इट इज नॉट नेसेसरी। तो यही जो डिफरेंस है, जो होना चाहिए और जो हुआ, ठीक है, उसी डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया? दैट डिफरेंस इज नोन एज द एरर। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब एरर कितनी तरह की हो सकती है? एरर कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज द सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड इज द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को जीरो एरर के नाम से भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? आई एम टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, रैंडम एरर के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो देखो, सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? दैट इट अकर्स ड्यू टू अ नोन रीजन, मतलब कि आई एम नोन टू द रीजन व्हाई दिस एरर इज बीइंग अकरिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई प्रोसीजर में ही प्रॉब्लम कर दी हो, मतलब कि ऐसा मान लो कि मुझे किसी टर्मिनल में पॉजिटिव की जगह मैंने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, तो रीडिंग्स जो आएंगी वो सारी की सारी ऑपोजिट आ गई घूम घूम के। तो ये तो मेरी गलती थी, पर वो गलती किस में थी? दैट प्रॉब्लम वाज विद द प्रोसीजर। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि मुझे एक छोटा सा जो छर्रा होता है साइकिल के अंदर, ठीक है, जिससे कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, छोटा सा छर्रा होता है, पतला सा स्टील बॉल होती है, इट इज नोन एज छर्रा इन हिंदी। तो देखो, अगर मुझे बोला जाए कि उस छर्रे का डायमीटर नापो, तो मैं स्केल से नापने लग गया, तो वो मेरी गलती है। जबकि मुझे पता है कि उसके डायमीटर नापने के लिए देयर इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, विच आर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। हम इनके बारे में भी बात करेंगे, और ये किस लिए मेजर करने के काम आते हैं, किस चीज को मेजर करने के काम आते हैं, हम ये भी बात करेंगे। तो देखो, पहली एरर कौन सी हुई हमारी?
सिस्टमैटिक एरर में दे आर द प्रोसीजरल एरर्स, और दूसरी क्या होगी, मिस कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही अगर मेरा कैलिब्रेशन उसी में अगर सही नहीं है, वही वाली बात कि मेजर तो करना था 2 सेंटीमीटर, पर मैं जो स्केल खरीद के लाया वो स्केल के अंदर जो 2 सेंटीमीटर था वो था 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर वो 2 की जगह 1.5 सेंटीमीटर है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मैं जो अब रीडिंग लेने वाला हूं वो वाली रीडिंग क्या होगी, 0.5 सेंटीमीटर कम आएगी हर बार। और क्योंकि अब वो वाली रीडिंग मेरे पास में कम आ रही है तो ये किसकी गलती हुई है, उस मिस कैलिब्रेशन की गलती है। ऑल्दो आई एम नोटिंग द राइट थिंग, बट इन रियलिटी द वैल्यू जो कि 2 होनी चाहिए थी वो अब मुझे क्या मिल रही है, 1.5 मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मिस कैलिब्रेशन की एरर। अब देखो जो जीरो एरर या फिर सिस्टमैटिक एरर होती है, इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है कि मैं क्या करूं, पहले ही जो मेरा पूरा सेटअप है उसको सही से जमाऊं। अब अगर मैं सेटअप ही किसी चीज का बिल्कुल सही बनाऊंगा तो ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि उसमें एरर बहुत कम होती जाएगी। मेरे को अगर पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ना है, मैं वहां पे पॉजिटिव ही जोड़ूंगा, मैं वहां पे नेगेटिव जोड़ दूंगा तो वेरी ऑब्वियस चीज है कि वहां पर गलती आनी ही आनी है। तो मैं ऐसी जगह पर वो करूं ही क्यों जब मुझे पता है कि इस चीज से गलती होने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो दीज एरर्स कैन बी करेक्टेड और मिनिमाइज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कैलकुलेशंस। तो हम इनको या तो करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्केल वाली एरर है, मैंने 3-4 स्केल से उसे कंपेयर करा लिया, तो मैं उसे थोड़ा सा क्या कर सकता हूं, मैं उसे मिनिमाइज भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मतलब जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, या फिर दीज आर नोन एज जीरो एरर्स। और हमने ये भी देख लिया कि किस किस वजह से होती है, दीज आर ड्यू टू द आई कैन से द एरर इन द प्रोसीजर एंड सेकेंड थिंग इज द मिसकैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं रैंडम एरर। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स की हमने बात की, और रैंडम एरर्स से पहले हमने बात की थी किसकी, सिस्टमैटिक एरर्स की। तो देखो द कॉज ऑफ द रैंडम एरर्स, किसकी, द कॉज ऑफ द रैंडम एरर इज अननोन। मतलब मेरे को रैंडम एरर का जो कॉज होता है वो पता नहीं होता है। वहीं सिस्टमैटिक एरर में क्या हुआ करता था, दैट द कॉज वाज नोन टू मी। यहां पर क्या होता है, कॉज मुझे पता नहीं होता, और इसीलिए इनका जो साइन होता है, मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं लग पाता। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब भी एक एरर होती है रैंडम नेचर की, जब भी एक एरर होती है रैंडम नेचर की, उस केस में हम जो रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, a प्लस माइनस बी, जिसमें b जो है इट इज द एरर। ठीक है, इसमें b क्या होता है, एरर, और a वो वाली वैल्यू है जो मुझे रीड करनी चाहिए थी। ठीक है, तो a हो जाती है हमारी ट्रू वैल्यू, और जो प्लस माइनस b है इट इज द एरर बेसिकली, जो हमारी कैलकुलेशन के अंदर इंड्यूस हो गई है। ठीक है, इसको प्लस माइनस सिर्फ इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज द कॉज इज अननोन, और इसीलिए इसका जो साइन होता है वो भी मुझे पता नहीं होता। वहीं सिस्टमैटिक एरर में मुझे साइन हमेशा पता होता है और उसका जो कॉज होता है वो भी नोन होता है। ठीक, चलो अब देखते हैं कि आखिर ये होती किस वजह से है। ये होती है ऑपरेटर की वजह से, मतलब जो हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारी वजह से ही रैंडम एरर्स भी हो जाती हैं। और देखो साथ ही एक दूसरा रीजन, दैट दे अकर ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, जैसे चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें मैं क्या करता हूं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजर करता हूं। हमने पढ़ा है केटीजी के अंदर, हमने कुछ कर्व्स पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इस तरह से हमने कई लॉज पढ़े थे, और उनमें हमने कभी तो बोला था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी बोला था वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और कभी बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे हमने एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ा था, और कुछ कुछ चीजों को कांस्टेंट करने के बाद में हमने कुछ कुछ लॉज बनाए थे। तो वो जो कांस्टेंट चीजें की गई थी, अगर मान लो वो कांस्टेंट ना होके वेरी कर जाए, वो क्या हो, कांस्टेंट ना हो और वो वेरी कर जाए, तो उस केस में भी जो एरर इंड्यूस होती है मेरी कैलकुलेशन में, दैट एरर इज अगेन नोन एज व्हाट, इट इज अगेन नोन एज द रैंडम टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो ये रैंडम एरर के बारे में मैंने बात की। ठीक है, कि रैंडम एरर आखिर होती क्या है और ये किसकी वजह से होती है, ये बात आ गई। और उसके बाद में देखो अब इस रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए कि यार मैं रैंडम एरर को जितनी कम हो सके उतना कम कर दूं। क्यों, क्योंकि मुझे वापस वही आई नीड टू गो टूवर्ड्स एक्यूरेसी। ठीक है, तो उसके लिए हम इसे कम करते हैं, और कम करने का एक बहुत सीधा सीधा तरीका ये होता है कि हमने बचपन में कुछ बार ग्राफ पढ़े थे, हमने रीडिंग्स ली थी, हमने एवरेजेस निकाले थे, तो वही सब चीज
वो जो हम एवरेज वगैरह निकालते हैं उसी एवरेज वाले फंडे को अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं जो अलग अलग आती हैं। ठीक है, अब एक ही इंस्ट्रूमेंट से जब मैं 10 रीडिंग ले लूंगा और उन 10 रीडिंग का एक अगर मैं मीन निकाल लूंगा तो क्या मैं करीब करीब ट्रू रीडिंग तक पहुंच चुका हूंगा? बिल्कुल ठीक है सर, हम करीब करीब उस समय ट्रू रीडिंग तक पहुंच चुके होंगे। अब वो जो ट्रू रीडिंग है उससे अब मैं एरर जो होती है उसको किस तरह से, आइदर आई शुड एड इट और आई शुड सबट्रैक्ट। तो उसका सिंबल क्या होगा लिखने का, कुछ इस तरह का, a प्लस माइनस b। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने कुछ 5 रीडिंग्स ली है, एक इंस्ट्रूमेंट से कुछ मेजर किया था। लेट्स से आई हैव मेजर्ड समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। अब उस इंस्ट्रूमेंट से मैंने कुछ चीजें मेजर की और उनको मेजर करने के बाद में व्हाट आई हैव फाउंड इज, आई हैव फाउंड द एरर इन इट। ठीक है, मैंने फाइनली उसकी एरर निकाली है। और एरर क्या होती है हमेशा ट्रू वैल्यू के साथ में, इट इज रिटन लाइक दिस, प्लस माइनस, बिकॉज इट साइन इज अननोन। तो देखो मेरे पास में 5 वैल्यूज थी, मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया और मेजर करना चालू किया तो मेरे पास में आई गॉट 5 वैल्यूज। दोज 5 वैल्यूज आर 5.1, 5.3, 4.8, 4.9 एंड 4.8 अगेन। ठीक है, ये मेरे पास में 5 वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या किया, इन 5 वैल्यूज को जोड़ा और इनको आई हैव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स। इन्हें जैसे ही मैंने नंबर ऑफ रीडिंग्स से डिवाइड किया, इनको एड अप करके, तो मेरे पास में क्या एवरेज वैल्यू आ गई। और वही एवरेज वैल्यू इज द क्लोजेस्ट रीडिंग टू माय रियल वैल्यू। तो ये जो सिग्मा ए आई अपॉन एन मैंने यहां पर किया है, सिग्मा ए आई, ए इज द रीडिंग, तो ए आई क्या हो गया, अप टू रनिंग अप टू एन, जितनी भी रीडिंग्स लूंगा उनको डिवाइड कर दिया मैंने बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, इनको समेशन करके, तो मेरे पास में क्या है 4.98। तो दिस 4.98 इज द ट्रू वैल्यू नाउ फॉर मी। ठीक है, अब इस ट्रू वैल्यू से मैं कितना डेविएट हुआ ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रू वैल्यू से जो मैंने रीडिंग ली थी उनको सबट्रैक्ट करना चालू करूंगा, तभी तो मुझे डेविएशन मिलेगा कि आखिर मैं अपना डेविएट कितना हो रहा हूं। जो रीडिंग मुझे लेनी चाहिए थी और जो रीडिंग मेरे पास में आ रही है, उन दोनों रीडिंग्स के बीच में आखिर डिफरेंस है, तो वो कितना है, तभी तो फिर मैं एरर बता पाऊंगा कि हाँ यार फाइनली कुछ इतनी एरर मेरे को फाइनली मिलेगी। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आई हैव फाउंड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर मैंने सब जगह एब्सोल्यूट एरर निकाल रखी है। तो देखो 4.98 में से 5.1 को घटाया तो मेरे पास आया 0.12। ठीक है, इसके बाद में क्या आया, मतलब ये आ गया मेरे पास ए आई माइनस सिग्मा ए आई बाय एन, मतलब आई एम सबट्रैक्टिंग दिस क्वांटिटी फ्रॉम दिस क्वांटिटी। तो देखो 4.98 घटाया 0.12, फिर ये घटाया 0.32, फिर ये घटाया माइनस 0.18, फिर वापस से घटाया तो माइनस 0.08 और फिर वापस से घटाया तो 4.98। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास में माइनस के 0.018, माइनस 0.08, माइनस 0.18, 0.32 और 0.12 इस तरह से 5 वैल्यूज आई जो कि क्या थी, दीज वर द एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, ये मेजर करने में मैंने क्या किया, गलती की है, और ये क्या है, इनका ट्रू वैल्यू से इनका डेविएशन है। तो अब ये जो डेविएशन है यही अब मुझे बताएगा कि आखिर मैं मैक्सिमम एरर जो कर सकता था वो कितनी कर सकता था। तो मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यूज को जो आई थी इन सबको सम कर लिया। ठीक है, जो मैक्सिमम एरर मैं निकाल सकता हूं वो क्या आएगी, इन सभी वैल्यूज को मैंने सम किया और इसके बाद में आई हैव डिवाइडेड दिस बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स व्हिच आई हैव टेकन। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, आई हैव गॉट द मीन ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई मेरे पास वो कितनी आ गई, आई हैव एडेड ऑल दिस एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स, सो इट कम्स आउट टू बी 0.176। ये आ गई मेरे पास में क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है 0.176, इसी वाली एरर को हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रू वैल्यू को जो मैंने फिर से मीन करके ही निकाली थी, इस वैल्यू के साथ में प्लस माइनस का साइन लगा के लिख देंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आई गॉट द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एरर विच कैन बी इंड्यूस्ड इन माय कैलकुलेशन। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू राइट दिस नाउ, आई विल राइट इट लाइक दिस। तो अब जो मैं रीडिंग लिखूंगा वो क्या आ जाएगी, जो फाइनली मेरी रीडिंग होनी चाहिए, इट वुड बी द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू इज 4.98 एंड देन इट इज प्लस माइनस 0.176। तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, दिस विल बी द रीडिंग विच आई विल बी राइटिंग when I'll take all these 5 calculations like this and add them and get their average। और उसके बाद में जो एरर आई उस वाली एरर को देखते हुए उसका भी मीन निकाला गया और उस मीन को क्या कर दिया गया, ट्रू वैल्यू जो कि पहले ही मीन निकाल के आई थी उसके अंदर उसे
एड अप या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। इसीलिए हमेशा कौन सा साइन लगाया जाता है, प्लस और माइनस, तो बीच में प्लस माइनस का साइन। दिस इज द वे आई विल राइट द आउटपुट रीडिंग। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एरर्स जो होती हैं वो किस तरह से एक कैलकुलेशन के अंदर आगे बढ़ती हैं। मतलब वो अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और अगर मैंने उसमें 2 या 2 से ज्यादा रीडिंग्स ली हैं और उन्हें मैं काम में लेने वाला हूं, तो एरर किस तरह से या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, यूजुअली हम जब भी एरर की बात करेंगे तो हम हमेशा एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि मैं क्या करता हूं, एक रीडिंग लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं और सभी के अंदर अगर रैंडम एरर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगी, दे विल ऑल गेट एडेड अप। और मैं उन्हीं चीजों की अब बात करूंगा कि किस तरह से जो हमारी एरर है वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है व्हेन आई पुट द थिंग्स इन यूज। ठीक है, अब मैंने कोई सर्किट बनाया, मैंने कोई कैलकुलेशंस की, तो उस कैलकुलेशन में अगर मैंने पहले ही कुछ एरर वाली रीडिंग्स ले ली है 4-5, तो वो चारों पांचों जो रीडिंग्स है वो मुझे जो फाइनल रिजल्ट देंगी वो एक एरर वाला ही रिजल्ट देंगी। अब उसमें एरर कितनी आई है मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो देखो, अब प्रोपेगेशन जब होती है एरर तो वो कितने तरह से हो सकती है। हो सकता है मेरे पास में जो मुझे सॉल्व करने को दिया हुआ है वो एडिशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो सकता है वो क्या हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो या फिर कुछ चीजें पावर में हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की। तो देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब p इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई या फिर p इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वेयर p इज द रीडिंग। ठीक है, x हमारी ओरिजिनल रीडिंग। ठीक है ना, अब देखो एब्सोल्यूट एरर जो होती है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, दैट दीज एरर्स आर एडेड। तो देखो एब्सोल्यूट एरर इस केस में भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वेदर इट इज एक्स प्लस वाई और इट इज एक्स माइनस वाई। क्योंकि लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका तो अल्टीमेटली हमारे पास यही है, p इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है ना, तो वो प्लस माइनस वाई को इस तरह से तोड़ के लिख लिया गया। तो एब्सोल्यूट एरर आखिर होती क्या है, इट इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो मैं जब डेल्टा p निकालूंगा, मतलब जब मैं टोटल एरर की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। मतलब कि जो x में एरर है प्लस जो y में एरर है मेरे पास में, उन दोनों एरर्स को क्या कर दिया जाएगा, दे विल बी क्लब्ड। ठीक है, जो एरर है x में और जो एरर है y में, जिनको मैंने मेजर किया था, सेम फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको मेजर किया और जब मेजर करके मैंने फाइनली उसका आंसर दिया तो उसकी जो एरर होगी दे विल गेट एडेड अप। ठीक है, जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा उसमें। तो देखो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाता है। ठीक है, अब इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने मान लो कुछ वेलोसिटीज को ले लिया, मैंने 2 वेलोसिटीज को लिया u1 एंड u2। तो u1 मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड विद एन एरर ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मैंने u2 को मेजर किया 6 मीटर पर सेकेंड विद एन एरर ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे किसी ने ये कहा कि आप तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब u1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल के बताओ। मतलब कि मुझे क्या निकालना था, u12 वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज vab। तो वही मुझे किसी ने बोला कि फाइंड u12। ठीक है, मतलब कि u1 विद रिस्पेक्ट टू u2। तो जब मुझे ये निकालने को बोला गया तो मैंने क्या किया, इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट किया, बट आई नो दैट द एब्सोल्यूट एरर इज एडेड एंड बिकॉज एब्सोल्यूट एरर इज एडेड, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया उसमें जो एरर आएगी क्या वो इन दोनों एरर्स का सम होगी, बिल्कुल। अब देखो यहां पर क्या हुआ, u1 माइनस u2 तो डायरेक्ट हुआ, तो वहां से क्या आ गया 10 माइनस 6 करके 4, पर एरर जो हुई द एरर गॉट एडेड अप और एरर में मुझे क्या मिला 0.2 प्लस 0.3 विच गिव मी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया किसमें, u12 जो मुझे निकालना था उसके लिए मुझे मिला 4 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, वेयर दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, जो कि क्या हो गई, एड अप हो गई। ठीक है, वहीं ये दोनों तो आराम से घट गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में, जब हम लोग एरर को काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस आता है किसमें, जब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की या फिर डिवीजन की। देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले केस में क्या होता है, आइदर द फंक्शन वुड बी ऑफ द फॉर्म p इक्वल्स टू एक्स वाई और इट वुड बी ऑफ द फॉर्म p इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो देखो जो फ्रैक्शनल एरर भी होती है, जो मुझे दोनों रीडिंग से जो फ्रैक्शनल एरर भी मिलती है, वो वाली एरर भी क्या होता है, उस एरर को भी हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर को भी हमें ऐड ही करना है, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा p अपॉन p, इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया, इक्वल टू डेल्टा x बाय एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन y।
ठीक है, अगर ये बहुत छोटा सा चेंज है तो मैं इसको बहुत आराम से डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इस तरह का एक रिजल्ट मिलेगा। तो देखो एक एग्जांपल मैंने लिया जिसमें मुझे एक रीडिंग दे रखी थी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एरर के साथ में, एक रीडिंग थी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स जिसकी वैल्यू थी 10 प्लस माइनस 0.1, और दूसरी रीडिंग जो मुझे गिवन थी इट वाज y प्लस माइनस डेल्टा वाई विच इज 5 प्लस माइनस 0.2, और मुझे कैलकुलेट करना था x इंटू वाई। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, x इंटू वाई। ठीक है, अब x इंटू वाई डायरेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि यहां पर एरर भी इंड्यूस्ड है, और क्योंकि यहां पर एरर इंड्यूस्ड है इसीलिए मुझे क्या यूज करना पड़ा, आई हैड टू यूज दिस थिंग। ठीक है, अगर एरर नहीं होती तो x इंटू वाई डायरेक्ट करके कितना आ रहा था, 50। एक्स वाई तो कैलकुलेट करना था तो मुझे क्या मिल जाता, आई वुड हैव गॉट 50 डायरेक्टली, बट यहां मुझे 50 ना मिलके बिकॉज देयर इज सम एरर इन दिस, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। और मैं ये जानता हूं कि फ्रैक्शनल एरर कैन बी एडेड, पर उसको जोड़ने का तरीका एक अलग तरह का है और अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। तो देखो जब मैं पी एक्स वाई लिखूंगा, एक्स वाई तो डायरेक्टली कितना है, 50 है। अब देखो, अब मैंने इसी फॉर्मूले को यूज किया और मुझे एक्स वाई ही निकालना था, तो क्या हो गया, डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। डेल्टा पी आई एम अननोन टू इट, कि फाइनली मेरे पास जो एरर है वो कितनी आएगी, अपॉन पी। पी इज हाउ मच, इट इज एक्स अपॉन वाई। पी तो एक्स अपॉन वाई, पी इज एक्स इंटू वाई, तो ये तो आ गया मेरे पास में 50, ये आ गया। ठीक है, डेल्टा एक्स इज द एरर इन एक्स विच इज 0.1, आ गई 0.1, और एक्स की वैल्यू 10। इसी तरह से y के लिए 0.2 अपॉन 5, तो यहां से डेल्टा p जो सॉल्व होकर आता है इट कम्स आउट टू बी 2.5। तो p तो मुझे पता ही है इट इज 50, और डेल्टा p मैंने यहां से क्या निकाल लिया, 2.5। तो व्हाट आई गॉट इज 50 प्लस माइनस 2.5 एज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखो, अगर मुझे डिवीजन भी दे रखा होता तो सेम रूल अप्लाई करता और मेरे पास में आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये केस हो गया किसका, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का। तो इस तरह से मैंने 4 केसेस की बात कर ली बेसिकली। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने कुछ उनके एग्जांपल्स भी देखे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल वापस, इसमें भी पावर रूल होता है। कौन सा रूल होता है, देयर इज अ पावर रूल। तो देखो पावर रूल में क्या है, मुझे क्या दिया हुआ, मतलब जो मेरा फंक्शन बन रहा होगा जिसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है, वो फंक्शन कैसा होगा, एक्स की पावर एन वाई की पावर एम वाले फॉर्म का। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एक्स की पावर एन और वाई की पावर एम वाली फॉर्म का, इसको जब मैंने एरर वाले फॉर्म में लिखा और इसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू एन डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट इधर आ गया, बट यहां पर n-1 नहीं हुआ, नहीं तो एरर आगे और प्रोपेगेट कर जाती। तो यहां पर क्या हुआ, डेल्टा पी बाय पी इक्वल टू एन डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस एम डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये कोफिशिएंट्स जो थे इधर आके मल्टीप्लाई हो गए और इनके साथ क्या हुआ, वापस से एडिशन हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को जो परसेंटेज एरर मिलेगी वो किस पे बेस्ड मिलेगी, वो जो भी एरर मिलेगी वो अब यहां से डेल्टा पी upon p equals to n delta x upon x plus m delta y upon y, where n and m are the coefficients of are actually the powers of x and y, not the coefficients. ठीक है, तो देखो अब मुझे एक क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा ले लेते हैं एक एग्जांपल। मुझे क्वेश्चन दिया गया दैट परसेंटेज एरर करंट में गिवन है कितनी, 0.5%, और वही मुझे परसेंटेज एरर किसमें दे रखी है, रेजिस्टेंस में, विच इज 0.2%, और मुझे बोला गया पावर के अंदर परसेंटेज एरर निकाल के बताओ। अब अगर मुझे पावर में परसेंटेज एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं P इज आई स्क्वायर आर, और P अगर आई स्क्वायर आर होती है मतलब कि एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है और एक टर्म एज इट इज है, तो I की पावर n और R की पावर m, अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो यार ना तो मैं अब मल्टीप्लाई डिवाइड लगा सकता, ना मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकता। मैं अब क्या लगाऊंगा, आई विल अप्लाई द पावर रूल। तो अब मैंने पावर वाले केस को अप्लाई किया, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर अप्लाई करते हुए, आई स्क्वायर मतलब कि 2 बाहर आएगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 सीधे परसेंटेज में गिवन था तो मुझे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.2, वेयर 1 इज द किसकी पावर है, 1 किसकी पावर है, 1 इज द पावर ऑफ r, जिसको r पे रेज किया गया, इट इज 1, और r के लिए जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है, इट इज 0.2%। तो डायरेक्टली 0.2 लिखा और इसे जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1.2%। मुझे निकालना भी क्या था, मुझे परसेंटेज एरर इन पावर निकालनी थी, तो यहां से मैंने डायरेक्टली क्या डिराइव कर लिया, आई फाउंड द परसेंटेज एरर इन पावर। ठीक है, विच इज 1.2%। तो इसी तरह से मुझे आगे भी प्रोसीड करना है, तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके आगे चलते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो आज हम जो डिवाइस पढ़ने वाले हैं इट इज नोन एज द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आखिर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, हम इस बारे में बात करेंगे।
देखो वर्नियर कैलिपर बेसिकली जो यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अप टू अ वेरी एक्यूरेट लेवल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक मार्कर को देखा और मार्कर देख के मैंने कहा कि यार इसका डायमीटर क्या होगा, तो अब मैं उसे स्केल से तो नाप नहीं सकता, स्केल से नापूंगा तो वेरी ऑब्वियसली उसके अंदर एक एरर आएगी। तो इसलिए उसके लिए नए डिवाइसेज ही बना दिए गए कि इनको एरर फ्री करने के लिए या फिर मिनिमम एरर करने को या फिर आई कैन से मैक्सिमम एक्यूरेसी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक नया डिवाइस बनाना पड़ा जिससे कि मैं उस मार्कर का जो डायमीटर है उसे बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकूं, ठीक है। अब वो वाला जो डिवाइस था, उस डिवाइस का क्या नाम था, इट वाज द वर्नियर कैलिपर। दिस इज द वर्नियर कैलिपर जिसकी हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इस वर्नियर कैलिपर की क्या खास बात है कि इससे हमारे 3 चीजें सॉल्व होती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें सॉल्व होती हैं। और वो 3 चीजें क्या क्या हैं? देखो, पहली चीज तो ये कि इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और तीसरा हम किसी चीज की हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास में जो वर्नियर कैलिपर आया उसके कितने यूजेस है? 3 यूजेस, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर एंड टू मेजर द डेप्थ, ठीक। इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर आखिर होता क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, एक तरबूज ले लिया जैसा हमने, ठीक है। अब वो जो हमारा तरबूज है, उस तरबूज की अगर बात करें तो देखो, तरबूज का जो छिलका होता है, क्या वो इतना मोटा सा होता है? बिल्कुल। वो तरबूज का छिलका क्योंकि इतना मोटा है, तो इंटरनली जो अमाउंट प्रेजेंट है मेरे पास तरबूज का, जो रेड वाला पार्ट हम लोग खाते हैं वो वाला पार्ट तो कम है, क्योंकि इतना मोटा तो उसमें छिलका होता है। तो वो छिलके के साथ में जब मैं तरबूज को मेजर करता हूं बाहर से, तो मैं उसका मेजर करता हूं द एक्सटर्नल डायमीटर, और जब मैं उसे अंदर वाले पोर्शन को मेजर कर रहा हूं, देन आई एम मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर। मतलब आई एम रिमूविंग दैट मोटा वाला छिलके वाला पार्ट फ्रॉम द इंटरनल पोर्शन। तो मैंने क्या मेजर कर लिया? उसका इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल के लिए मैंने क्या किया? पूरा का पूरा जो हमारे ये वर्नियर कैलिपर था, इसको खोला और उसके बाद में इस तरह से तरबूज को उसमें फंसाया, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इतने बड़े डिवाइसेस, मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स का जो डायमीटर है उसे मेजर करने के काम में नहीं आता है। दे आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जैसे छर्रे होते हैं साइकिल में जिससे हम लुढ़काते हैं हम उन्हें, स्टील की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो छर्रे का डायमीटर क्या होगा, वो नापने के काम आएगा। तो हम इस तरह की चीजों को, मतलब जो छोटी चीजें हैं उनका बहुत एक्यूरेटली क्या मेजर करने को, इंटरनल डायमीटर मेजर करने को, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने को, डेप्थ मेजर करने के काम में वर्नियर कैलिपर को लेते हैं, ठीक है। अब ये वर्नियर कैलिपर आखिर चीज क्या है भाई, इसका डिजाइन कैसा होता है? तो वर्नियर कैलिपर में देयर आर बेसिकली 2 स्केल्स। 2 स्केल्स कौन कौन सी? वन इज द मेन स्केल, जो हमारी स्कूल वाली जो स्केल है बिल्कुल वैसी होती है, एंड द सेकेंड इज द वर्नियर स्केल, ठीक है। पहली स्केल इज द मेन स्केल एंड द सेकेंड इज द वर्नियर स्केल। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा पास लाके कि आखिर ये दिखता कैसे है। देखो, ये हमारा देखो वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है, ये इस तरह से स्लाइड हो सकती है। देखो, ये वाली जो स्केल इसमें मौजूद है, तो हमें इसमें एक स्केल दिख रही है जो कि हमारी स्कूल की स्केल जैसी है। देखो, ये वाली स्केल जो है बीच में, दिस इज द मेन स्केल। ये कौन सी स्केल है? दिस इज द मेन स्केल विच वी हैव। अब इस मेन स्केल के अलावा इसमें मुझे एक स्केल और दिख रही है जो कि स्लाइड हो पा रही है। ये देखो, ये इधर से इधर आ गई, ये वाली, फिर ये इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई। तो ये क्या है? इसकी स्लाइडिंग स्केल है। अब इस स्लाइडिंग स्केल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये स्लाइडिंग स्केल ही कौन सी है? दिस इज द वर्नियर स्केल, ठीक है। ये हमारी क्या है? वर्नियर स्केल। और देखो, अगर आप लोग इस पे कैलिब्रेशंस देख पा रहे हो, तो ये इसके कैलिब्रेशंस हैं, ठीक है ना। इसी से हम लोग जीरो एरर चेक करते हैं। जीरो एरर जब चेक करेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आखिर क्या फंडा है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल के जो 9 डिविजन्स हैं, ठीक है, मेन स्केल का एक डिवीजन जो होगा वो क्या 1 mm का होगा, बिल्कुल। तो इस मेन स्केल के जो 9 डिविजन्स हैं, दे आर इक्वल टू 10 डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल। ये वाली चीज मुझे बेसिकली यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड दैट 1 mm इनटू वेरियस पार्ट्स। मैंने क्या किया है, जो मेन स्केल के 9 डिवीजन थे, और मेन स्केल से मैं कितना मिनिमम मेजर कर सकता था, आई कुड हैव मेजर्ड 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं मेजर कर सकता था 0.1 सेंटीमीटर।
या फिर 1 mm। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अब उसी मेजरमेंट को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सटेंड करने के लिए मैंने एक नई स्केल डिजाइन की, विच वॉज द वर्नियर स्केल। और उस वाली स्केल से मैंने ये कहा कि जो मेन स्केल के 9 डिवीजन हैं, दे आर इक्वल टू 10 डिविजन्स इन द न्यू स्केल, दे आर इक्वल टू 10 डिविजन्स इन द न्यू स्केल। और उस स्केल को मैंने क्या नाम दिया, इट वॉज नोन एज द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इससे एक नई क्वांटिटी निकल के आई। इससे क्या निकल के आया, इससे एक नई क्वांटिटी निकल के आई, विच इज नोन एज द लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। और ये जो 1 वर्नियर स्केल है, क्या ये मेन स्केल के 0.9 टाइम्स के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि क्या है, 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो बाय यूनिटरी मेथड यहां से क्या आ जाएगा, 1 वर्नियर स्केल 0.9 मेन स्केल के बराबर। तो 1 मेन स्केल माइनस 0.9 मेन स्केल विल बी 0.1 मेन स्केल। 1 माइनस 0.9, इट विल बी 0.1 ऑफ द मेन स्केल। और जो मेन स्केल है, इट इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर्स। तो अगर ये 0.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या 0.01 मिलीमीटर लिखा हुआ है? बिल्कुल। अगर ये 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब कि ये कितना लिखा हुआ है, ये जो 0.1 ms जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 0.01 मिलीमीटर्स। ठीक है, मतलब यहां से मैंने क्या निकाल लिया, आई फाउंड द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ठीक है ना, तो मैं इतनी एक्यूरेसी तक यहां पे मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये 0.01 mm मेरे पास में क्या आ गया, हमारे इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब जो चीज मुझे चेक करनी होती है वो क्या है कि एक्सटर्नल डायमीटर किससे नापूं, इंटरनल डायमीटर किससे नापूं और डेप्थ किससे नापूं। तो देखो मेरे पास में ये जो डिवाइस है, इसमें 2 जॉ, एक जॉ तो ये रहा, एक जॉ इसमें ये रहा, और ये देखो ये डेप्थ मेजर करने के लिए ये वाला, दिस पोर्शन इज टू मेजर द डेप्थ। ठीक है, प्रोसीजर तीनों का बिल्कुल सेम है, पर इस पोर्शन से क्या मेजर किया जाता है, डेप्थ। इस वाले पोर्शन से हम लोग मेजर करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, और जो अपर जॉ, इसको अपर जॉ बोला जाता है, इससे मेजर किया जाता है क्या चीज, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड द डेप्थ। ठीक है, प्रोसीजर इज द सेम, है ना। तो यहां पर हमने बात की इसके अपर जॉ की, इसके लोअर जॉ की। अपर जॉ कौन सा है, अपर जॉ ये बड़ा वाला जॉ नहीं है यार, ये चोंच वाला जो है, दिस इज द लोअर जॉ। अपर जॉ ये कहलाता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, इंटरनल डायमीटर। जैसे आपने बोतल का ढक्कन लिया और उस बोतल के ढक्कन अंदर से हॉलो होता है, अंदर आपने इसको फंसा दिया, तो आपने इंटरनल डायमीटर मेजर कर लिया। और अगर पूरे गोले का, मतलब पूरा जो ढक्कन है उसका अगर मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, बाहर वाले पोर्शन में उस ढक्कन को फंसा लो। ठीक, अब मैंने मान लो इसमें कोई डिवाइस फंसाया, लेट्स से क्या चीज फंसाए इसमें, क्या फंसाया जाए, चौक से यहाँ, तो चलो तो चौक ही फंसा देता। तो मान लो मैंने इसमें अपनी इस चौक को फंसा दिया। ये चौक हमारी फंस गई। ये चौक को बस ऐसे फंसाना है कि ये टूटे नहीं और ना ही ये दबे। ठीक है, ये बस फंसी हुई ऐसे होनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसके अंदर फंस जाए। ठीक है, बस गिरे नहीं। तो ये गिर नहीं रही है, देखो, इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। तो क्या मैंने करीब करीब एग्जैक्टली इसको यहाँ पे फंसा दिया है, तो मेरे पास जो मेजरमेंट आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। अब मैंने इसको ऐसा का ऐसा बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऐसा का ऐसा बाहर निकाल लिया और मुझे मेजर करना था इसका एक्सटर्नल डायमीटर। तो अब इसको मैं इसी सेटिंग में रखूंगा अभी। ठीक है, अब देखो पहली चीज जो मेरे को डिवाइस देखते ही करनी पड़ती है वो क्या होती है, टू मेजर द जीरो एरर। जीरो एरर का क्या मतलब है, एरर जीरो हो। ऐसा सुनने में ऐसा लगता है, बट जीरो एरर इज बेसिकली क्या होती है कि जीरो एरर कुड बी पॉजिटिव एंड इट कुड बी नेगेटिव एंड जीरो एरर कुड बी जीरो। मतलब हम एरर को जीरो बोलते हैं, हमने जो एरर है उसी का नाम जीरो एरर रख रखा है। अब वो अगर जीरो हुई तो हम बोलते हैं जीरो एरर इज जीरो, वो अगर पॉजिटिव हुई तो हम बोलते हैं जीरो एरर इज पॉजिटिव, और वो अगर नेगेटिव हुई तो हम बोलते हैं कि जीरो एरर इज नेगेटिव, है ना। यहां तक की बात हो गई। तो अब देखो जीरो एरर नेगेटिव कब होगी और जीरो एरर पॉजिटिव कब होगी। तो जब मैं उस पार्ट की बात करूंगा तो देखो जीरो एरर नेगेटिव होने की क्या कंडीशन है कि जब हमारी जो मेन स्केल है जीरो जो है और जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है उन दोनों में कोइंसाइडिंग नहीं हो। पहली चीज तो ये कोइंसाइड नहीं हो, और साथ में जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में लाया करे। कहां लाया करे, लेफ्ट में लाया करे। ठीक है,
तो मेन स्केल का 0 से लेफ्ट में जब हमारे वर्नियर स्केल का 0 लाई करेगा, उस केस में द एरर विल बी नेगेटिव। कैसी होगी एरर? नेगेटिव। मतलब अगर वर्नियर स्केल का 0 मुझे पहले दिख रहा है मेन स्केल के 0 से हमारे डिवाइस में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास में 0 एरर आई है इट इज नेगेटिव इन नेचर। तो हमने क्या कहा, मेन स्केल का 0 देखो ये रहा, और ये वर्नियर स्केल का 0 रहा। क्या वर्नियर स्केल का जो 0 है वो पहले आ गया है मेन स्केल से? बिल्कुल आ गया है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, दिस इज अ नेगेटिव एरर। ठीक है। सिमिलरली अब खुद ही सोच लो पॉजिटिव एरर क्या होती होगी। पॉजिटिव एरर क्या होती होगी, जब मेन स्केल का जो 0 है वो पीछे रह जाता होगा वर्नियर स्केल के 0 से, मतलब कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से आगे बढ़ गया। तो ये देखो क्या आ गया, मेन स्केल का 0 पीछे रह गया और वर्नियर स्केल का 0 आगे बढ़ गया। तो इस केस में कैसी एरर आ जाती है? पॉजिटिव एरर आ जाती है। तो नेगेटिव एरर जो होती है, नेगेटिव एरर इज ऑलवेज एडेड, ठीक है, वाइल द पॉजिटिव एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे पहले से ही कुछ ज्यादा मिल रहा है, और जब मुझे पहले से कुछ ज्यादा मिल रहा होगा तो मैं उन चीजों को कम करूंगा, और कम करता हूं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव एरर होती है उसको हम ऐड करते हैं। अब इसको जनरलाइज करके ये बोला जाता है कि एरर जो है उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आप ऐसे बोल दोगे तो एरर जो भी आएगी, अगर नेगेटिव आई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको आप जनरलाइज करके भी बोल सकते हैं कि एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। तो यहां से ये वाली कहानी आती है। अब ये जो रीडिंग्स हैं और जो मेजरमेंट्स हैं इनको लिया कैसे जाता है, तो मैंने चौक फंसाई थी, देखो ये तो मैंने खुद नहीं खराब कर लिया, तो इसको मैं वापस से फंसा के देख लेता हूं कि आखिर रीडिंग कितनी आती है, और फिर अपन एक एग्जांपल से इसको समझ भी लेंगे। देखो ये अपन ने चौक ली और इस चौक को इसमें ये फंसा दिया। ठीक है, ये चौक इसमें फंसी हुई है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी, फिर से बता रहा हूं। ठीक है ना, ये चौक को मैंने इससे बाहर निकाला। अब इस चौक को बाहर निकालने के बाद में हुआ क्या, ये चौक मैंने जैसे ही बाहर निकाली, उस केस में हम लोगों ने ये कहा कि अब जो आपकी चौक है उस वाली चौक का डायमीटर क्योंकि आपको मेजर करना था, तो अब जो वर्नियर स्केल का 0 है, जिस जगह पर वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है, लेट्स से कि जो वर्नियर स्केल का 0 था वो कहीं यहां पर आ रहा था। ठीक है, ये नीचे वाली जो स्केल आप लोगों को नजर आ रही है, दिस इज द वर्नियर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल। ठीक है, तो जहां पर और जिस पॉइंट पर वर्नियर स्केल का 0 आ रहा था, फिर से सुने ध्यान से, जिस पॉइंट पर वर्नियर स्केल का 0 आ रहा था उस वाले पॉइंट से हम लोग मेजरमेंट चालू करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट तक की जो मेन स्केल रीडिंग है वो ले ली जाती है। क्या कर दिया जाता है, उस पॉइंट तक की जो मेन स्केल रीडिंग है उसको ले लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा जो 0 है वो कहीं यहां पर, किसका, वर्नियर स्केल का 0। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल का 0 अगर यहां पर आया तो एक चीज देखो, मैंने ये देखा कि ये क्या है, 2.5 और 6 के बीच की कोई रीडिंग है, सेंटीमीटर्स की बात कर। तो अगर मैंने इसे सेंटीमीटर में देखा तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली ना तो 5 है और एग्जैक्टली ना ये 6 है कि नहीं यार, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है ये तो हमें। तो अब ये 2.5 और 2.6 के बीच में लाया कर रही होगी रीडिंग, पर मैं क्या चाहता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर चाहता हूं। अब उस एग्जैक्ट फिगर के लिए ही मैंने क्या कर रखा है, अपनी वर्नियर स्केल को बना रखा है। तो ये 2.5 और 2.6 के बीच में लाया करेगा, ये वाली बात तो मेरे को क्लियरली पता है। अब क्या होगा, अब आगे करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई मैं आगे बढ़ा और यहां पर ये वाली रीडिंग तो मैंने मार्क कर ली कि इट इज लाइंग बिटवीन 2.5 एंड 2.6। तो मैं आगे वाली रीडिंग लूंगा कि पीछे वाली, ऑब्वियसली पीछे वाली लूंगा या 2.5 2.6 थोड़ी ना लूंगा। तो आई हैव टेकन 2.5, किससे, मेन स्केल से। आई हैव टेकन दिस 2.5 फ्रॉम द मेन स्केल। ठीक है, अब ये 2.5 जो मैंने अपनी मेन स्केल से लिया है, इसके बाद की जो मैं कहानी गढ़ूंगा वो किससे आएगी, वो वर्नियर स्केल से आएगी। ये 2.5 आ गया मेन स्केल से और आगे की जो कहानी आई वो आई वर्नियर स्केल से। अब मैंने वर्नियर स्केल को देखा एंड आई चेक्ड कि वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन हो रहा है इसमें कौन सा पॉइंट मेन स्केल से सबसे ज्यादा अच्छे से मैच कर रहा है। मैचिंग का मतलब बिल्कुल लाइन में आ रहा है, एग्जैक्ट लाइन में। ठीक है, हमें हमेशा जब भी हम इस चीज को चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं या फिर बहुत सारी लाइंस हैं जो कि उसके साथ बिल्कुल सिमेट्री में आ रही है।
बट वो लगता है हमें, हम थोड़ा और गौर से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक है। ठीक है, तो जब मैंने इसमें देखा तो देखो ये बिल्कुल लाइन में नहीं है, लाइन में नहीं है, लाइन में नहीं है, ये वाली जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम लाइन में दिखा। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला पार्ट किसमें था, दिस पार्ट वाज मैचिंग, मतलब ये जो सेकंड था यहाँ पे, ये और क्या यहाँ पर ये जो 9th था, ये दोनों क्या कर रहे थे, बिल्कुल एकदम शानदार रूप से मैच कर रहे थे। और क्योंकि ये 9th पार्ट इससे मैच कर गया, क्योंकि ये 9th पार्ट इससे मैच कर गया, इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमारे पास n जिसकी हम बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग, वो क्या हो गया, नंबर 9। वो क्या हो गया, नंबर 9। तो देखो हम एक टेबल बना लेते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखने में हमें आसानी हो। तो उसमें हम लोग कई रीडिंग्स लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग जो आई थी वो क्या आई थी, 2.5 आई। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, 9। ठीक है, विच इज n। ठीक है ना, कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, इट इज n। ठीक है, और किससे चेक करना है, वर्नियर स्केल से। ये मैंने चेक किया है, 9 आ गई। अब इस 9 को किससे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। और ये लीस्ट काउंट जो था ये कितना था, 0.01 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में क्या गया, 9 0.09 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये 0.09 आ गया। किस में आया, mm के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर अब यहाँ पर बात करूं, जो फाइनल रीडिंग होती है, तो फाइनल रीडिंग इज गिवन बाय मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। किससे दी जाती है, इट इज गिवन बाय द मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू द लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल आंसर की हमारे बात करूं तो क्या वो 2.59 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ठीक है, द फाइनल आंसर विच आई वुड गेट इज 2.59। ठीक है, और ये मेरा क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली जो आंसर है वो। ठीक है, ये आंसर किस में आया मेरा, सेंटीमीटर। दिस आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने मेजर कर लिया। अब देखो एरर को अगर मुझे और कम करना है तो मैं क्या करता हूँ, उस चौक के 3-4 मेजरमेंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4, और ऐसे मेजरमेंट लेते लेते सबका एक मीन निकाल लेता हूँ, है ना। मीन निकालना हमने पहले पढ़ ही लिया है कि आखिर मीन निकाला कैसे जाता है। तो इसको करने का यही तरीका है ना। सबसे पहले तो कहां पर वर्नियर स्केल का 0 चालू हो रहा है, उस वाले पॉइंट को देख लो और उस वाले पॉइंट को MSR में फिल कर लो, मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद में चेक करो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल रीडिंग के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कोइंसाइड नहीं, बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो वो मैंने देखा, इट वाज 9। इस n को मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट से, विच वाज 0.01। ठीक है, 0.01 किसके, mm वर्नियर स्केल से। और फिर क्या करो, इनको और इसके मल्टीप्लीकेशन को दोनों को ऐड कर दो। तो क्या मेरे पास 2.59 सेंटीमीटर आ गया। और ये जो 2.59 सेंटीमीटर है, यही क्या है हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका चौक का डायमीटर। और मुझे और एग्जैक्टनेस में जाना है तो मैं क्या करूंगा, आई टेक द एवरेज। 4-5 रीडिंग्स लेके सबका एवरेज निकाल लूंगा, जिससे कि जो एरर है वो और भी कम हो जाए। ठीक है, तो जब हम आगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, इन वाले फील्ड्स में जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये जो अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक मैं जाता हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। वहां पर मुझे एक्यूरेसी चाहिए होती है 0.00001, मतलब जो एरर करने की संभावना है वो इतनी कम होती है, 0.0000111। मतलब इस लेवल तक भी आपको जो डिवाइस है उसमें एक्यूरेसी लानी पड़ेगी कि उसमें एरर अगर आए तो वो इतनी ही है, 0.00001 के लेवल की। तो आप सोचो जरा कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो यूजफुलनेस है वो आगे कितनी ज्यादा है। ठीक, तो हमने ये सब चीजें देखी कि आखिर किस तरह से इसका 0 एरर चेक किया जाता है। ठीक है, यूजुअली जैसे हमारे पास में जो ये डिवाइस है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिवाइस है, तो इसमें किसी भी तरह की 0 एरर नहीं है। देखो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बिल्कुल जो अपनी मेन स्केल रीडिंग का 0 है उससे कोइंसाइड कर रहा है। पर यहीं अगर कोई बेकार क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उस केस में क्या होता है कि वर्नियर स्केल का 0 इट डज नॉट कोइंसाइड विद द मेन स्केल का 0, या तो वो पीछे मिलता है या वो आगे मिलता है। तो उस हिसाब से मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एरर को डिफाइन कर देता हूं और इनको क्या करता हूं, जो भी मेरे पास n आता है उसमें से घटा देता हूं या फिर जोड़ देता हूं, जिस भी तरह की मेरी एरर है उसको देखते हुए।
है ना। तो यहां से मैंने किसके बारे में बात कर ली, आई हैव टॉक्ड अबाउट द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्क्रू गॉज और देखेंगे कि आखिर उससे किस तरह से मेजरमेंट्स किए जाते हैं। देखो, वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्नियर कैलिपर से हमने क्या क्या नापा था, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ। तो उन तीनों चीजों को नापने का तरीका बिल्कुल सेम था। हमने देखा था क्या था, एक वर्नियर स्केल थी और एक जो हम स्कूल में स्केल लेकर जाते हैं इस तरह का एक नॉर्मल स्केल था। और क्या हो रहा था, उस वाली स्केल को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें मैंने ये देखा था कि मेन स्केल के कितने डिवीजन होते थे, 9 डिवीजन, और जो हमारी वर्नियर स्केल होते थे उसके कितने डिवीजन होते थे, 10 डिवीजन, और वो दोनों क्या आते थे, दोनों बिल्कुल इक्वल आते थे। फिर हमने एक नई चीज डिफाइन की थी जिसे हमने लीस्ट काउंट बोला था, और वो लीस्ट काउंट क्या है, जितना मैं मिनिमम मेजर कर सकता हूं। तो देखो, इस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो यूजफुलनेस थी वो आगे मुझे काम में आई और मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेने लगा। अब ऐसा नहीं है कि वो वर्नियर कैलिपर जो था वो सिर्फ इतना सही होता है हमेशा। वर्नियर कैलिपर आपको कई मीटर लंबे भी दिखेंगे। अगर आप लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जाते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले पार्ट में घुसते हैं, तो आपको यही पता लगेगा कि वर्नियर कैलिपर हमेशा इतना सा नहीं होता। वर्नियर कैलिपर कुड बी एज लार्ज एज सम मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट डिवाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज नोन एज स्क्रू गॉज। तो ये जो स्क्रू गेज जो होता है हमारे पास में, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू। इसे क्या बोला जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू। तो देखो, ये भी जिस तरह से वर्नियर कैलिपर था उसी तरह से मेरे पास में स्क्रू गेज है, और इस वाले डिवाइस से भी मैं किसी चीज का जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां मैं इंटरनल डायमीटर की बात नहीं करूंगा, आई कैन ओनली कैलकुलेट द एक्सटर्नल डायमीटर या फिर किसी प्लेट की थिकनेस। आप चाहे अपनी कॉपी की थिकनेस को नापना, आप बहुत आराम से नाप सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं स्क्रू गेज की जब बात करता हूं तो क्या होता है कि स्क्रू गेज के पास में 2 स्केल्स होती हैं। वन इज द मेन स्केल, जैसे वहां पर हुआ करती थी वर्नियर कैलिपर में, एंड द अदर इज अ सर्कुलर स्केल। कौन सी स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल होती है जिसके ऊपर 100 डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको डिवाइस दिखाने वाला हूं। तो देखो, जो डिवाइस है वो किस तरह का है। देखो, जो मैंने 2 स्केल्स की बात की वो किस तरह से है। ये हमारे पास में एक स्क्रू गेज है, कुछ इस तरह का दिखता है, एकदम बढ़िया। आप लोगों की सबकी लैब्स में भी होगा। ठीक है, ये देखिए, साइड स्क्रीन लगा के दिखा दिया जाए आपको, इससे क्लैरिटी आ जाए, है ना। इसको थोड़ा पास से हम देखें अगर, तो ये कुछ इस तरह का होता है। देखो, ये देखिए, ठीक। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिए, इसमें आपको एक स्केल तो ये वाली दिख रही है, ये स्केल कहलाती है मेन स्केल, और इसके ऊपर है टोटल 25 डिविजन्स, और एक डिवीजन है कितने एमएम का, 1 एमएम का। जो अंदर वाला पाइप दिख रहा है ना, राउंड सर्कुलर, देखो ये अंदर एक राउंड है। तो ये वाला जो है इसके ऊपर पूरे 25 डिवीजन है, जो कि हर डिवीजन कितना है, 1 एमएम का। तो मतलब इस स्केल की टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे पास में, 25 एमएम। अब देखो, जिसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ये जिसको मैं घुमा रहा हूं, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, दिस इज द सर्कुलर स्केल। अब ये सर्कुलर स्केल जो है, इसके ऊपर अगर हम बहुत गौर से देखें, देखो नंबर डले हुए हैं, 0, 10, 20, 30, 40 और अप टू 100। तो ये कहलाती है कौन सी, सर्कुलर स्केल। ये देखो, यहाँ पर कैलिब्रेशन हो रहा है, इस तरफ बिल्कुल कॉर्नर में देखो कुछ कैलिब्रेशन है। ठीक है, ये जो कैलिब्रेशन किया गया है ये आपकी सर्कुलर स्केल का है, और ये पूरे 100 कैलिब्रेशन है। कितने, 100। मतलब कि इस बार मैंने क्या किया है, मेन स्केल ली है, और मेन स्केल के साथ में एक सर्कुलर स्केल ली है, और उस सर्कुलर स्केल पर कितने डिविजन्स बनाए, 100 डिवीजन। ठीक है, तो इस बार ये वाली चीज की गई है जो कि वर्नियर कैलिपर से नई थी। तो इस बार एक नई टर्म डिफाइन की गई, और वो टर्म को क्या नाम दिया गया, इट इज नोन एज द पिच। अब वो पिच क्या होती है सर, अगर कोई बोले कि आपके पास जो आपको स्क्रू गेज गिवन है उसकी पिच इतनी है, तो देखो पिच का ये मतलब है कि मैं जितने राउंड इसको घुमाऊंगा, पूरा एक चक्कर अगर मैं इसको कराता हूं, जैसे कि ये मैंने एक चक्कर कराया, मतलब कि 0 से मैंने 0 मिलाया एक चक्कर घुमाने के बाद, तो एक चक्कर जो होता है इस रोटेटरी मोशन का, इस रोटेटरी मोशन के साथ में क्या मुझे ये जो स्केल अंदर जो थी मेन स्केल, उसकी भी विजिबिलिटी दिखी। मतलब कि ये रोटेशन तो कर ही रही है, और क्या ये साथ में थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है।
कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, है ना, बिल्कुल हमारे रोटेशनल वाले पार्ट की तरह। पर यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर कुछ और बात है। और बात क्या है कि ये रोटेट होने के साथ साथ कुछ आगे भी इधर बढ़ रही है। एंड बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ रही है, इसलिए यहां पर मैंने क्या देखा कि इसको अगर मैं एक चक्कर घुमा रहा था, इसको अगर मैं एक चक्कर घुमा रहा था, तो जो लीनियर स्केल, जो मेरी मेन स्केल है, उसके ऊपर जब ये देखा गया कि एक चक्कर में आखिर ये लीनियरली कितनी आगे बढ़ी, तो ये एक चक्कर में लीनियरली कितनी आगे बढ़ी, हमने इसकी बात की। तो हर चक्कर के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कि हर एक चक्कर जो वाली स्केल मेरी काटेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कुछ लीनियर चली, और वो लीनियर कितना चली, इट इज इक्वल टू द पिच। ठीक है, मैंने जो चक्कर इसे कटवाया, एक चक्कर इसने पूरा काटा, मतलब 0 से लेकर 0 मिला, तो वो जो मुझे 0 वापस मिला जिस जगह पर, उसमें जो सर्कुलर स्केल थी ये कुछ यहां से यहां भी चली, और क्योंकि ये यहां से यहां चली, मतलब इसने कैसा मोशन परफॉर्म किया, ट्रांसलेटरी मोशन। वो जो ट्रांसलेटरी मोशन था, उस ट्रांसलेटरी मोशन में इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, उसी डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे रखा है, इट इज नोन एज द पिच। तो देखो हमने पिच की बात की, दैट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रोटेशंस ऑफ द हेड। ठीक है, हेड का मतलब ये सर्कुलर वाला जो पार्ट है। तो अगर मान लो कि मेरे पास में मैं 10 चक्कर काटता हूं, 10 चक्कर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर 1 mm हो रहा है, तो 10 में कितना होगा यार, जाहिर सी बात है, ये वाली चीज बताने की तो है नहीं। तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट रोटेशन जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं कितना चल रहा हूं लीनियरली, आई एम मूविंग 1 mm। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने मेन स्केल देख ली, मैंने सर्कुलर स्केल देख ली, मैंने इनकी बात कर ली। अब हम बात करें कि मेन स्केल पे आखिर डिवीजन कितना है, तो मेन स्केल पे कितने डिवीजन देख रहे हैं मेरे को, 25, पूरे 25 mm की है भैया। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर में तो सेंटीमीटर में था, इस बार ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर बोल लो या फिर 25 mm बोल लो। इस बार क्या होता है, स्केल थोड़ी ढंग से कैलिब्रेटेड है mm के अंदर। तो देखो ये हमारी स्केल रही, ये जो इस पे कैलिब्रेशन किए हुए हैं ये पूरे 25 मार्क्स हैं। ठीक है, ये 25 हो गए। तो मैंने ये कहा कि भाई ये अगर 25 है मेरे पास में और सर्कुलर डिवीजन हैं कितने, 100, मतलब कि मुझे क्या मिला हुआ है, 100 डिवीजन के लिए मुझे 25 डिवीजन दिए गए हैं। किस पे दिए गए हैं, अरे भाई मेन स्केल पे। तो उसका जो एक डिवीजन है किसका, मेन स्केल का, क्या वो 100 डिवीजन के बराबर हो गया सर्कुलर स्केल के, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 mm ऑन द मेन स्केल। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, अगर मैं एक डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल की बात करूं तो वो क्या 1/100 mm के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि फिर वो 1/100 mm के बराबर होगा तो क्या यहां से 1/100 इज 0.01 mm, और क्या यही मेरा लीस्ट काउंट हो जाएगा कि मैं आखिर मिनिमम उससे कितना मेजर कर सकता हूं। एंड 0.01 mm could also be written as 0.001 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या चीज कैलकुलेट कर ली, I have calculated the least count of my device which is the screw gauge। ठीक है, अब आगे हम इसकी बात करते हैं एरर की, कि आखिर किस तरह से इसमें एरर आ जाती है। तो लेट्स सी, हमने पिच की बात कर ली, हमने लीस्ट काउंट की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे इसमें एरर की। तो देखो यहां पर भी जब एरर की हम बात करते हैं तो वही बात जीरो एरर की बात की जाती है। तो यहां पर जीरो एरर कब होती है, यहां पर जब जीरो एरर की बात होती है तो वो जीरो एरर की बात हम लोग कब करते हैं कि जीरो एरर आखिर है तो वो किस तरह की है, वेदर इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव और द जीरो एरर इज जीरो। तो देखो इस बार क्या हो गया, एक नई चीज है,
इस बार हमारे पास जो स्केल थी वो कैसी थी, सर्कुलर थी। ठीक है, तो अगर मेरी सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो नीचे सरक जाए, क्या हो जाए उसके साथ में, वो नीचे सरक जाए, कुछ ऐसे मान लेते हैं हम लोग। ये 0 आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 0 यहां आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारी जो ये सर्कुलर स्केल है, ये हमारी ग्रेजुएशन लाइन कहलाती है, 0 हमारे पास में यहां आ गया। ठीक है, ठीक है, ये वाली दोनों कंडीशंस हो सकती हैं मेरे पास। अब इसमें अगर देखो 0 इधर है और इसमें 0 अगर इधर है, 10, 20, 30 कहां होंगे, जरा सोच के तो देखो कहां होने चाहिए, सोचो सोचो भाई। अरे यार 0 इधर है ना, तो यहां पर 10 होगा, यहां पर 20 होगा और यहां पर 30 होगा। सिमिलरली यहां पर इसके ऊपर 10, 20, 30 रहे होंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 90 होगा, यहां पर 80 होगा, यहां पर 70 होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का केस बनेगा। तो मैंने डिवाइस तो देख ही लिया। अब इस डिवाइस में दो पॉसिबिलिटीज तो ये है, और 0 एरर 0 कब होगी, जब मैं उसकी बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो हमारी मेन स्केल के 0 के साथ में कोइंसाइड कर जाए, दोनों के 0 क्या हो, बिल्कुल सेम जगह पर हो, देन द 0 एरर इज टर्म्ड एज टू बी 0। तो देखो जब ये 0 जो था मेरे नीचे सरका हुआ था, 0 क्या था जब नीचे सरका हुआ था, देन दिस काइंड ऑफ एरर इज सो कॉल्ड टू बी व्हाट, दिस काइंड ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव एरर। ठीक है, जब मेरा 0 नीचे सरका हुआ है तब इस तरह की एरर को बोला जाता है पॉजिटिव एरर। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, 0 इज बिलो। ठीक है, एंड व्हेन द 0 इज अबव दिस देन द एरर इज टर्म टू बी नेगेटिव एरर। और इसके अंदर क्या कंडीशन थी, 0 इज अबव। ठीक है, 0 कहां था, इसके ऊपर था। और ये जो कंडीशन मैं देख रहा हूं एरर वाली, वो कंडीशन कब देखी गई है, जब मैंने अपने स्क्रू गेज को बिल्कुल क्लोज कंडीशन में रखा है। मतलब इसके जो अपर जॉ लोअर जॉ बोलो इसे, मतलब जो भी हम बोले, जो इसका मूवेबल पार्ट है उस वाले पार्ट को इसके फिक्स पार्ट से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारा मूवेबल पार्ट है इसका, जिसके बीच में मुझे ऑब्जेक्ट को फंसाना है। ठीक है, ये मैंने इसके बीच में, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी उंगली को ऐसे फंसाऊं, तो इससे तो उंगली की तो रीडिंग आ जाएगी ना। तो मैं अगर उंगली यहां पर ना लगाऊं और इसको पूरा कंप्लीटली क्लोज कर दूं, और उस केस में मुझे ऐसा नजर आए कि जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो या तो नीचे सरक गया है ना, या फिर वो जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो ऊपर चला गया, उस केस में हम क्या बोलते हैं, दैट द एरर इज आइदर नेगेटिव एरर और द पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर के लिए 0 कहां सरक गया था, बीच जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन थी उस लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के नीचे चला गया था। सिमिलरली अगर नेगेटिव एरर होगी तो 0 कहां चला जाएगा, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहां पर नेगेटिव 0 एरर और यहां पे पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, और 0 एरर कब होगी, मतलब कि 0 एरर की वैल्यू 0 कब होगी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो 0 एरर 0 सिर्फ उसी केस में होगा जब हमारी सर्कुलर स्केल का 0 और जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएं, जो कि हमेशा होता नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का डिवाइस यूज कर रहे हैं। अगर आपकी डिवाइस की क्वालिटी खराब है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और अगर आपका डिवाइस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया था, उसमें कोई 0 एरर ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो डिवाइस एक अच्छी क्वालिटी का डिवाइस था, और इसलिए उस वाले डिवाइस में एरर आने की जो पॉसिबिलिटीज थी वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है, सिमिलरली हम जो स्क्रू गेज ले रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, और इसमें भी जो है 0 एरर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि यहां पर 0 एरर जो है इट इज इक्वल टू 0। तो देखो इस तरह से मेरे पास में 3 कंडीशंस हो सकती हैं जब डिवाइस के अंदर एरर आए। तो नेगेटिव एरर, अच्छा नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर, अब इनको अगर मैं कोई भी रीडिंग लेता हूं तो ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए। तो पॉजिटिव एरर के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव एरर को हमेशा भी ऐड
और नेगेटिव एरर के साथ में क्या किया जाता है, इट इज, सॉरी उल्टा लिख दिया, पॉजिटिव एरर को हमेशा क्या किया जाता है यार, उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा है मेरे पास। सो द पॉजिटिव एरर इज सब्ट्रैक्टेड एंड द नेगेटिव एरर इज एडेड। ठीक है, तो मेरे पास जो भी रीडिंग आएगी उस वाली रीडिंग के हिसाब से मैं इसको या तो ऐड करूंगा और या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं मेजरमेंट की, किसकी बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट द मेजरमेंट या फिर हाउ टू टेक द रीडिंग, तो जब मेजरमेंट की बात होती है तो हम लोग वही एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब वो टेबल कैसे बनती है, वही वाली चीज, सीरियल नंबर, मेन स्केल रीडिंग, एन, यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखें यहां पर, चलो यहां पर फाइनल आंसर ही लिख लेते हैं ना, तो ये क्या हो गया, MSR प्लस N इंटू LC, वेयर LC इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये वाली टेबल बनाई, आप लोग देख रहे होंगे कि तरीका जो है कैलकुलेट करने का कुछ वैसा ही है जैसा वर्नियर कैलिपर में था। ठीक है, तो मैंने कहा कि सीरियल नंबर 1 की जो रीडिंग है वो मेन स्केल पर कितनी आ रही है, तो वही चीज जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर के अंदर रीडिंग ली थी, अब मैं कुछ उसी तरह से यहां पर भी रीडिंग लूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे जो ये शीट या कॉपी है, किसी भी चीज की मोटाई नापनी है और जो रीडिंग है वो इतनी आती है, बस मैंने इतना खोल के रख लिया। ठीक है, अब इस पे मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग इस समय क्या रीड कर रही है, तो मैंने मेन स्केल को काउंट किया, 1 2 3, इसके ऊपर रीडिंग आ रही है जैसे कि 3, तो मेरा जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है पर 4 से वो कम है। तो क्या मेरा जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो वो 3 और 4 के बीच का क्योंकि आंसर था, तो मैंने उठा के यहां पर मेन स्केल रीडिंग के अंदर क्या भर दिया, आई फिल्ड 3। मुझे इस वाले पार्ट की श्योरिटी है कि मेन स्केल रीडिंग के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एन, आखिर ये एन क्या है सर, एन जो है इट इज, जैसे कि वहां पर होता था बेस्ट कोइंसाइडिंग, वैसे यहां पर है एन इज द सर्क्यूलर स्केल डिवीजन बेस्ट कोइंसाइडिंग। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन है जो कि इसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। तो वो वाला डिवीजन जो था वो मुझे यहां पर देखने से दिखा, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए, देन दैट डिवीजन इज 26, यहां से क्लियरली विजिबल है, इट इज 26। ठीक है, अच्छा लीस्ट काउंट इसका कितना था, 0.01 mm, कितना था इसका, 0.01 mm। तो अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, MSR मतलब कि जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग क्या आई थी, 3, मतलब कि ये क्या है, mm। अब ये n को LC से मल्टीप्लाई करना है, n को LC से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा, ये भी अपना mm में आ जाएगा। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, लेट्स सी क्या आएगा, MSR इज 3। ठीक है, तो n इंटू LC कर लेते हैं, n इंटू LC करने से अपने पास में कितना आ गया, 26 इंटू 0.01, तो यहां से ये तो आ गया 26 इंटू 0.01, तो ये कितना हो गया, 0.26। ठीक है, n इंटू LC, और इसमें ऐड क्या करना है मुझे, मेन स्केल रीडिंग विच इज 3। तो यहां से जो मुझे फाइनल आंसर मिला वो कितना मिला, 3.26 mm। वही जो आंसर मिला वो तो mm में मिला है ना, तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 3.26 mm। इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सेंटीमीटर में ये कितना आ जाएगा, 0.326 सेंटीमीटर्स। तो देखो इस तरह से जो मेरे पास में डेसिमल के 3 प्लेसेस तक सेंटीमीटर में आंसर आ गया है, विच इज क्वाइट एक्यूरेट। तो इस तरह से जब मैं छोटी मोटी चीजों की बात करता हूं, उनकी थिकनेस नापनी होती है, उनका डायमीटर वगैरह नापना होता है, तो कुछ इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है,
तो इस यहां से हमने स्क्रू गेज के बारे में भी पढ़ लिया, वर्नियर कैलिपर हम लोग कर ही चुके हैं। तो एरर नाम का जो चैप्टर है वो करीब करीब हमारा फिनिश होगी, करीब करीब क्या, अब तो वो फिनिश्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हमें बहुत ढंग से करना है और हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि नेगेटिव एरर को क्या होगा, पॉजिटिव एरर को क्या होगा। इसके अंदर मान लो कि कोई एक रीडिंग आ रही होती, कितनी, अब ये कितनी है, यहां से कितना इधर है, मान लो 85 पर है, मतलब कि 15 पीछे, तो मैं 15 इसमें क्या करूंगा, आई विल एड 15, किसके अंदर, एन के अंदर। मैं एन में आई विल एड दैट 15, जिससे कि मुझे क्या मिल जाए, जो एरर था उसके लिए मैं इसको अकाउंट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, एरर है मेरे डिवाइस में, जीरो उससे कोइंसाइड कर ही नहीं रहा। तो उस केस में हमेशा मुझे क्या करना है, either if it is a negative error then I need to add it, and if it is positive then I need to subtract it from the n, which is the circular scale reading coinciding। ठीक है, इसमें बेस्ट कोइंसाइडिंग भी बोल सकते हो और कोइंसाइडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि एक ही रीडिंग कोइंसाइड करती है ग्रेजुएशन लाइन के साथ, तो मुझे उसके हिसाब से इसको देखना है। ठीक है ना, तो यहां से ये कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसमें अगर मैं और एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहता हूं, इफ आई वांट टू गो मोर टुवर्ड्स एक्यूरेसी, देन व्हाट आई विल डू इज टेक मेनी रीडिंग्स ऑफ द सेम थिंग एंड कैलकुलेट द मीन आउट ऑफ इट। जैसे ही मैं उसका एवरेज निकाल लूंगा, वैसे ही मेरे पास में जो आंसर है इट विल बी वेरी एक्यूरेट, और वही मेरा चीज का थिकनेस होगा, या फिर जो भी चीज मैं नापना चाहता हूं उस वाली चीज का डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू और द स्क्रू गेज। तो यहां से हम लोगों ने जो भी डिवाइसेस हैं, वेदर दे आर इलेक्ट्रिकल, दे आर व्हाटएवर, उन सारे डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, डिवाइसेस को हमने ढंग से देख लिया है। अब इन डिवाइसेस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे अटकना नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फिनिशिंग द चैप्टर विद मी। थैंक यू।